नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से जो लोग कड़वी कॉफ़ी देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं, उन्हें यह पता है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हों, उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि कड़वी कॉफ़ी अलग-अलग विषयों पर लंबी बातचीत का एक सिलसिला है। हम प्रयास करते हैं किसी भी विषय पर बात करते वक़्त उस विषय पर लंबे वक्त से काम कर रहे उसकी गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे विशेषज्ञों और मित्रों से बातचीत करने की कोशिश। और यह इसलिए कि हम सिर्फ एक पोजीशन नहीं लेना चाहते, या हम ये नहीं चाहते कि यहाँ आकर कोई अपनी पोजीशन बतला दे या राय बतला दे, बल्कि वह उस विषय को हमें समझा सके, हम सारे लोग उसे समझ सकें। इसकी सबसे बड़ी कमी अभी हमारे सार्वजनिक जीवन में है, क्योंकि हम सारे लोग बिना किसी विषय को जाने उस पर अपनी राय ज़रूर बना लेते हैं और उस पर अड़ भी जाते हैं। तो कड़वी कॉफ़ी का इरादा इत्मीनान से किसी विषय को समझने का है, और उससे संबंधित जितनी सूचनाएं आवश्यक हो सकती हैं उन्हें लेने का है, और उसके बाद हम और आप सब अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे मित्र प्रवीण सानी मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रवीण के बारे में यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि वे रक्षा मामलों के और विश्व की जो सामरिक स्थिति है और रणनीतिक स्थिति है उसके विशेषज्ञ हैं। काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने अध्ययन किया है विश्व की सारी जो सामरिक व्यवस्थाएं हैं उनका, और उनके बारे में उनकी समझ बहुत गहरी है, और वे अपनी समझ को बेझिझक व्यक्त भी करते हैं, उसे उसके अलग अलग नुक्ते को समझाते हुए। तो आज आपका स्वागत है प्रवीण। हमारे साथ पंकज हैं, कड़वी कॉफ़ी के हमारे दूसरे सदस्य। हम लोग मिलकर आपसे यह समझना चाहते हैं, अभी का जो फौरी संदर्भ है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, वह है ईरान पर 28 फरवरी से चल रहा अमेरिका और इज़राइल का हमला। लोग इसको अमेरिका इज़राइल ईरान युद्ध बता रहे हैं, लेकिन मैं इसे पहले ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले के रूप में रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको इस रूप में चित्रित करें कि यह हमला है, न कि एक दो तरफा जैसा समझा जाता है, युद्ध है जो दोनों की मर्जी से चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे हमला कहा जाए या कहा जाए कि दो लोग लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम पे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बेहतर है कि जैसे सभी जानते हैं प्रोफ़ेसर मरांडी हैं, मोहम्मद मरांडी, जो एक तरीके से अनऑफ़िशियल स्पोक्सपर्सन भी बन गए हैं ईरान के, और उनको पता है ईरान में क्या हो रहा है और क्या सोच है। तो उन्होंने एक अभी टेलीविज़न चैनल पे ये कहा था कि ये जो हुआ है, दिस इज़ अग्रेशन एंड टेररिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ, अग्रेशन तो वो बोल रहे थे अमेरिका ने किया है, टेररिज्म वो बोल रहे थे इज़राइल ने की है। और इज़राइल जो है उसकी खूबी है, वो लड़ाई जो है वो टेररिज्म ही करता है। ये मोसाद जो होती है वो आगे रहती है, जिससे कि लोगों को मारे और चुन-चुन के टारगेटेड किलिंग ये लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोफ़ेसर मरांडी ने इसको बहुत अच्छी की तरह बोल दिया कि ये एग्रेशन और टेररिज्म है, और यही है मेरे ख्याल में ये। इसको जिस रूप में, यह देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि यह जब हमला हुआ, उसके बाद वो चाहे पश्चिम का मीडिया हो, अमेरिका का मीडिया हो, भारत का भी मीडिया हो, इसको इतनी स्वाभाविकता से स्वीकार कर लिया गया, जैसे यह हमला ठीक ही था और किया ही जाना था, और उसके बाद उसके प्रभावों की चर्चा शुरू हो गई। तो हम यह आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस हमले को इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए था, जिसको आपने कहा कि ये एग्रेशन है
और टेररिज्म है, इसी रूप में इसको देखना चाहिए। तो लेकिन जितने स्वाभाविक तौर पर पश्चिमी मीडिया और हमने स्वीकार किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको शायद ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या हुआ है ग्राउंड पर, जिसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका का कोई वॉर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं शुरू से। अमेरिका को इस लड़ाई में खींचा है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने ट्रंप को ये समझाया है कि देखिए, जैसे आपने वेनेजुएला में जाके आपने टॉप लीडरशिप प्रेसिडेंट मडोरो को उठा लिया और उसके बाद वो पूरी सरकार जो है आपकी गोदी में आ गई, तो आप वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। जबकि इज़राइल को असलियत मालूम थी, इज़राइल इसी एरिया का है, उसको एरिया की समझ है, पर वो चाहते थे नेतन्याहू कि किसी तरीके से मैं ट्रंप को वर्गला के इस लड़ाई में ले आऊं, और वो उसमें कामयाब हो गए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का तो कोई उनको मालूम ही नहीं था ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को भी समझ में शायद नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, ये लड़ाई इतनी अहम है और इसको बाद में इस पे कई विचार भी होंगे। ये लड़ाई यूक्रेन की लड़ाई की तुलना में एक अलग लड़ाई है, और इसकी खास बात क्या है, इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व है अमेरिका। और अमेरिका वो मुल्क है, वो शक्ति है जिसने कोल्ड वॉर जीती थी और जो यूनिपोलर वर्ल्ड में सुपर पावर था दुनिया का। आज वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गई है, पर जितनी भी दुनिया की इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका की इजाद करी हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं आईएमएफ, हम वर्ल्ड बैंक देखते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस देखते हैं, हम डब्ल्यूटीओ देखते हैं। ये सब अमेरिका ने बनाई है, क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। कहने का मतलब ये है, जो आज हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में अमेरिका की बनाई हुई जो इंस्टीट्यूशन है और वो जो ऑर्डर है जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, उसका यहाँ पे बरियल होगा। आप इस बात की गहराई को आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वो समझे कि ये आम ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जहां पर कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, ये शिकस्त होती है अमेरिका की तो वो अचानक खत्म हो जाता है, जिसकी सब पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते थे डिक्लाइन हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वक्त लगेगा। पर इतिहास इस तरीके से चलता नहीं है। किसी ने शायद सोचा नहीं था इस एक लड़ाई में, एक धक्के के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अगर अमेरिका इस लड़ाई में हार जाता है, और जो पहली फेज में वो हार चुका है, तो अमेरिका की शिकस्त का मतलब है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो था विच वाज लेड बाय अमेरिका, वो अब खत्म हो गया है। और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा था, जिसमें कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं और जिसको जो सपोर्ट कर रही हैं दो अलग ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड की, चाइना और रशिया, वो यहाँ पर उसको एक नया एनर्जी मिली है। तो ये एक आम ताम अग्रेशन या आम ताम लड़ाई, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, वेस्टर्न मीडिया इसको कुछ बोले, पर जो इसकी गहराई है वो ये है। तो आप इसे कह रहे हैं कि ये एक नई विश्व व्यवस्था बनने की तरफ एक कदम है, या ये ढकेलेगा एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ मैं हम लोग जी को? मैं ये कह रहा हूं कि एक झटके में जो काम धीरे धीरे होना था, वो एक झटके में हो गया है। क्योंकि एक फेज जो है वो हार चुके हैं अमेरिका। जो उसका सबूत क्या है कि वो हार चुके हैं, कि अमेरिका हरमोस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट ऑफ हरमोस। और अमेरिका चाहते हैं कि बातचीत हो। इसराइल बातचीत के लिए, सॉरी, ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो बात नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि वो कहता है कि मुझे सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट पीस चाहिए।
और उसके साथ आज दो बड़ी ताकतें ग्लोबल साउथ की चाइना और रशिया खड़े हैं। तो पहली फेज वो हार चुके हैं। अब बात जी। ये उठती है कि अब वो आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जो दूसरी फेज होगी, जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का, दूसरी फेज में पूरी दुनिया जो है कई डिकेड्स, कई दशकों के लिए वो पीछे हो जाएगी। वो ऐसे हो जाएगी कि ईरान ने ऑलरेडी अपना इरादा बता दिया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हर्मोज और रेड सी को बंद कर दूंगा, और ये बता दिया है कि जो हूतीज हैं, जो उनके साथ अलाइंड हैं, वो वहां पर इंटरनेट भी काट सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में। वो इंटरनेट जाता है मिडल ईस्ट के लिए, कंट्रीज के लिए, और बहुत सारी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की और पार्ट्स ऑफ यूरोप, वहां जाता है। और उन्होंने खुद कह दिया है कि जितनी भी ये जीसीसी की 6 कंट्रीज हैं, ईरान ने कह दिया है आप हम पे अटैक करिएगा तो हम क्या करेंगे, इनकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि है पावर, जो कि है डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो कि है आपके अमेरिका के सालों साल के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस, ये आज जहाँ एआई हो रही है, एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, हम इन सबको तबाह कर देंगे। तो अगर ये तबाह हो जाता है तो ये सारी कंट्रीज तेल और गैस के अलावा ना तो इनके पास खाना होगा, ना दुनिया में तेल होगा, ना रास्ता होगा निकलने का तेल का। कहने का मतलब ये है, तो ये जो धक्का लगेगा अगर ये नेक्स्ट फेज में चली जाती है लड़ाई, तो उसमें सबका नुकसान इतना भारी होगा कि पूरी दुनिया जो है इस पे अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये इतनी गंभीर बात है, हमें इस तरीके से सोचनी है इस बात को। इस वक्त इस हमले का औचित्य अमेरिका क्या दे सकता है? रमज़ान के महीने में पिछले साल जुलाई के महीने में इन लोगों ने हमला किया था और उसको फिर इन्हें रोकना पड़ा था। उस वक्त भी उसका जो कोई उद्देश्य समझ में नहीं आया था कि क्यों हमला किया और क्यों रोका। तो जो सारे लोग आमतौर पे समझते हैं कि अगर युद्ध हो रहा होगा तो ज़रूर ईरान ने कुछ किया होगा जिसके चलते इन लोगों ने हमला किया। और उसके पहले एक समझौता वार्ता चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री ने बतलाया कि वो बिल्कुल आखिरी दौर में थी और समझौता होने वाला था। तो उस पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें कुछ बतलाएं कि ये क्या चल रहा था और क्या यह समझ ठीक है कि कुछ न कुछ तो ईरान ने किया होगा जिस वजह से इन दोनों ने हमला किया। देखिए, ईरान ने कुछ नहीं किया है, बातचीत चल रही थी। क्योंकि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका की एक ही परेशानी है ईरान से, और वो है उसकी न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। इसके ऊपर ओमान की मीडिएशन से जिनीवा में बात हो रही थी, और बातचीत ठीक चल रही थी, क्योंकि जो ओमान के उसमें नुमाइंदे थे, उन्होंने बयान भी दिया है। वो जेडी वैंस से जाके मिले थे, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, और बयान दिया है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और ये मसला हल हो जाएगा। और मसले की डिटेल्स भी हैं, वो चाहेंगे तो फिर मैं उस पर अलग बात कर लेते हैं, पर पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो वो बात ठीक चल रही थी। अब ये जो है इजराइल को कबूल नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि लड़ाई हो और लड़ाई बढ़े। अगर लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई होगी, अगर ईरान की तबाही होगी, क्योंकि जैसे आप खुद ही कह रहे थे, उसके ग्रेटर इजराइल जो जायनिस्ट का इनकी सोच है, उसके रास्ते में सिर्फ ईरान ही तो आता है। बाकी सबको तो वो अब्राहम अकॉर्ड करके कहीं ना कहीं खींच लेंगे। वो दिक्कत सिर्फ ईरान से हो रही थी, तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। यही बात पहले भी हुई थी। इनको एक्सेप्टेबल नहीं है कोई भी पीस डील। अभी जैसे अब बात हो रही है, अब जैसे बात हो रही है, अब वो हो ना हो टॉक्स, वो दूसरी बात है। इजराइल ने अब खुलेआम बोल दिया है, उनके प्रधानमंत्री ने, नेतन्याहू ने, कि मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगा और मेरी लड़ाई अमेरिका नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि अमेरिका रोक सकता है। अब वो ऐसे रोक सकता है अगर आज जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, इज़राइल को वो मना कर दे कि मैं आपको जो स्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं अमेरिका की, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, मैं नहीं देते आपको। आपको हम और असला नहीं देते।
इज़राइल कहाँ से लड़ाई लड़ लेगा? तो कोई ऐसी नब्ज़ पकड़ी हुई है जिसको एक्सपर्ट बोलते हैं इज़राइल लॉबी अमेरिका में, कि वो जो ट्रम्प है वो लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। नेतन्याहू फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की इस पूरे रीजन में चला रहा है और वो पीस चाहता नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई चाहता है, तबाही चाहता है। तो दिक्कत ये हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रम्प इसमें गेम में फंस गए हैं बहुत बुरे यहाँ पे। और बात आपने दूसरी करी कि रमजान का महीने की बात करी। देखिए ये जो है, इसी के ऊपर एक टिप्पणी भी आई है ईरानियन लीडरशिप की। उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमारा होली मंथ ऑफ रमजान चल रहा था, तो हम डिफेंसिव ऑपरेशंस कर रहे थे। अब हम ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू करेंगे। उसका मतलब ये है कि जो हमारी मिसाइल्स थी पुरानी वाली, हमने अभी सिर्फ वही खत्म करी है। और दूसरी साइड पे जो मिसाइल को रोकने के लिए इंटरसेप्टर होते हैं, वहां ऑलरेडी उनकी कमी हो गई है। जो हमारी एडवांस्ड मिसाइल है जिसको वो बोल रहे हैं ऑफेंस, वो अभी ऑफेंस अब शुरू होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है जहां तक उन्होंने होली मंथ ऑफ रमजान की बात करी है। तो ये है आपके सवाल का जवाब। हम्म। अब ये जो उद्देश्य है, अगर हम ईरान को एक तरफ रखते हैं, इजराइल और अमेरिका को एक तरफ रखते हैं, अमेरिका ने सबसे पहले जो कारण दिया और वो काफ़ी हास्यास्पद था, वह कारण ये था कि हाँ ठीक है कि अ, ऐसी कोई तुरंत वजह नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर ईरान पर इजराइल हमला करेगा तो ईरान हमारे ठिकानों पर हमला करेगा, जिसको रोकने के लिए हमने उस पर हमला कर दिया। तो ये बहुत अजीब सा कारण था कि आपके खिलाफ कुछ ईरान ने किया नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है और इसलिए आपने उस पर हमला कर दिया। बाद में यह कहा गया कि यह एक धार्मिक युद्ध है, जो अमेरिका के मंत्रियों ने भी कहा। इजराइल तो लगातार, वो चाहे गज़ा के लोगों को, फ़िलिस्तीन के लोगों को अमेलक कह रहा है, और उन्होंने ईरान के युद्ध में भी अमेलक शब्द का इस्तेमाल किया। यानी वो एक तरह की धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसको अभी तक धार्मिक लड़ाई नहीं कहा है कि हम एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह जो पूरा पक्ष है, जिसमें भारत में खासकर ईरान को एक धार्मिक रूप से कट्टर देश के रूप में देखने की कोशिश है, और अमेरिका और इजराइल को आधुनिक लोक जनतंत्र के रूप में देखने की कोशिश है। और जो वास्तविकता है, क्योंकि अमेरिकी मंत्री भी कह रहे हैं ये धार्मिक युद्ध है, इजराइल भी कह रहा है ये धार्मिक युद्ध है, तो फिर इसको कैसे समझें हम? ये आधुनिक जनतंत्र, इजराइल को कहा जाता है वो एकमात्र जनतंत्र है, और इसलिए वह आगे बढ़ा हुआ देश है, और इसलिए हमें उसके साथ जाना चाहिए। ईरान एक धार्मिक कट्टरपंथ, लेकिन इसमें अभी जो कह रहे हैं कि धार्मिक है, वह तो यही दोनों आधुनिक देश कह रहे हैं। देखिए जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, बट ईरान एक समझदार मुल्क भी है जहां पर की एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। ईरान इस सारी चीज़ को जो देख रहा है, इस युद्ध को, अपना जो युद्ध कर रहा है, उसको वो शिया और सुन्नी भी नहीं देख रहा है। वो इसको देख रहा है नेशनलिज्म की लड़ाई कर रहे हैं हम। तो उनकी एक अलग सोच से चल रहे हैं जो कि बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि ईरान के अंदर भी अलग अलग टाइप की मज़हब हैं। तो इसलिए वो इसको पूरे को एज अ स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म देख रहे हैं। और इसीलिए चाइना ने भी कहा है कि हम ईरान की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे। अब जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल का जैसे मैंने आपसे बताया, वो एक अपॉर्चुनिस्ट मुल्क है। एक वो मुल्क है जो टेररिज्म करता है, जो कि ठीक बताया प्रोफेसर बरांडी ने। और वो उनका काम है, और बेसिकली उनकी सोच है जायनिस्ट सोच, कि किसी तरीके से ईरान को हटाया जाए। अब जहां तक सवाल है ये अमेरिका का, अमेरिका का जो आज सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, वो समझ रहा है कि वो एक रिलीजियस लड़ाई लड़ रहा है, और वो वही बात अपने जवानों को भी बोल रहा है सबको। जिससे क्या होता है, जब आप रिलीजन ले आते हैं एक प्रोफेशनल फोर्स में,
तो वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वो जो फ़ौज होती है, कोई भी फ़ौज हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की फ़ौज हो, तो फिर वो प्रोफ़ेशनल नहीं रहती। तो आप इन तीनों को देखिएगा, तीनों अलग-अलग तरीके से सोच रहे हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के लिए अमेरिका से बेहतर कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की सरकार ये सोचने की कोशिश नहीं कर रही है कि दुनिया बदल गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, 3 बड़ी-बड़ी ताकतें हैं और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर। और जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक है, इज़राइल के साथ हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस है, आइडियोलॉजिकल रीज़न्स हैं, इमोशनल रीज़न्स हैं। तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड हो, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसमें देश की तरक्की हो। तरक्की का मतलब ये होता है कि आज हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान की है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स बदली है, जो सारी जियोपॉलिटिक्स पहले हुआ करती थी अमेरिका में और यूरोप के अंदर, अब वो हमारे एरिया में आ गई है, एशिया पैसिफिक में। क्योंकि आज ग्लोबल साउथ की बहुत सारे जो देश है वो इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान की भी तरक्की हुई है, पर ये कारण नहीं है असली कारण। असली कारण ये है जो चाइना का राइज हुआ है, वो एकदम अलग राइज हुआ है, जिसके कारण मेन कारण है कि जियोपॉलिटिक्स यहाँ आ गई है। तो हमारी सरकार को अगर ये सोच रहे होते तो ये करना चाहिए था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं और किस तरीके से यहाँ से गुर्बत हम हटाएं, किस तरीके से हम यहाँ फ़ायदा हो हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो इसी के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अरे भाई आप दोस्ती करिए, नॉर्मल करिए रिलेशंस चाइना के साथ, सारी दुनिया वहीं जा रही है। पर आपका सवाल जो था उसका शायद मैंने जवाब दे दिया है। नहीं, मैं अभी चूँकि प्रवीण जी ने भारत की बात इस चर्चा में लेके आए, तो मुझे अगर अचानक से मुझे ख़्याल आ रहा है इस बात का कि 2 युद्ध, यूक्रेन और रसा, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो, और इससे कुछ ही दिन पहले हमने अपने और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक छोटा युद्ध हमने किया है या हुआ था। तो क्या प्रवीण जी हम लोग इस मामले में थोड़े भाग्यशाली रहे क्या कि जो हमारे युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गए, एक, और दूसरा कि अमेरिका भले चीख कर कहता रहा कि हमने इसकी मध्यस्थता कराई है या जिस भी कारण से भी सही हो, मगर हमारा बहुत छोटे ड्यूरेशन का ये युद्ध रहा और जल्दी ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक परेशानी और तमाम जान माल का नुकसान हम देख रहे हैं, हम उससे किसी न किसी कारण से बच गए क्या? देखिए, आपने 3 युद्ध की बात करी है, पहले उनको समझ लेते हैं ये क्या है। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है बिटवीन रशिया और नेटो। उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, पर एज अ प्रॉक्सी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है जैसे कि वेस्ट एशिया की लड़ाई में इन्वॉल्व है। जहाँ तक गाजा का सवाल है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। वो एक अलग चीज हो जाती है। लड़ाई होती है जब दूसरी साइड भी आपके साथ आके लड़ रही है। वो जो कर रहे हैं एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और यही उनकी खासियत है इज़राइल की। अब जहाँ तक हमारा 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो हमने कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि आधे घंटे के अंदर-अंदर हमने अपनी पहले मिसाइल छोड़ी और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है कि हमने सीज़ फायर के लिए अब से उनसे कह दिया था। तो आप मिसाइल छोड़िए और फिर ये कहिए हमने सीज़ फायर करा, हम तो लड़ना नहीं चाहते। अरे भाई वो तो लड़ाई करने को तैयार है, कहने का मतलब ये है, हमने बार-बार मतलब हमारी सरकार ने जब से आई है, बार-बार ये दिखाया है कि हम में लड़ाई करने की ताकत है ही नहीं। और जब हम कहते हैं डिटरेंस, कि मतलब दूसरी जो मुल्क है वो आपसे 10 बार सोचे लड़ाई करने से पहले, उसको डिटरेंस बोलते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो आपकी शक्ति देखता है लड़ाई करने की, मिलिट्री शक्ति क्या है, सैनिक शक्ति क्या है, और दूसरी ये देखता है कि आप में लड़ाई करने की जज़्बा भी है कि नहीं है।
तो हमने बार-बार दिखाया है कि हमें जज़्बा ही नहीं है, हम लड़ते ही नहीं है, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। तो जो तीनों आपने बातें बोली हैं, वो 3 अलग-अलग बातें हो जाती हैं फिर। तो अगर हम अभी बात को वापस ईरान की तरफ ले जाएं और एक और चीज़ समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग कई चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने हमला किया, उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने ईरान की जो लीडरशिप थी, उसका जो नेतृत्व था, उस पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। खामनेई साहब की हत्या कर दी और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व था, उनके लोगों की हत्या कर दी। और इसको माना गया कि ये जैसे जायज़ है। जब भी इस तरह का युद्ध होता है, तो इसमें इस चीज़ को एक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और उसको लंबे वक्त तक देखने के बाद दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? यह जो तरीका है जिसमें हम किसी देश की लीडरशिप को टारगेट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं और उसको जायज़ ठहराते हैं। जैसे ट्रंप ने बार-बार कहा कि मैंने फर्स्ट लाइन लीडरशिप ख़त्म कर दी, मैंने सेकंड लाइन लीडरशिप ख़त्म कर दी, मैंने थर्ड लाइन लीडरशिप भी ख़त्म कर दी। मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं है बात करने के लिए। जहाँ तक प्रेज़िडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता प्रेज़िडेंट ट्रंप को या तो लड़ाई समझ में आती है या उनको ये जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना वो समझना चाहते हैं। ही इज़ बेसिकली अ डील मेकर। इससे ज़्यादा उनको मालूम नहीं है। तो जो वो सुनते हैं इधर-उधर और जो उनका मन करता है बोल देते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात जो आपने बोली, जैसे मैं कह रहा था, प्रोफ़ेसर मरांडी ने बिल्कुल ठीक बोला कि इज़राइल जो है वो टेररिज़्म करता है और इज़राइल ने टेररिज़्म करी थी जब 2025 में भी 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तब भी टेररिज़्म थी। तो ईरानियों ने उससे सबक सीखा और तब से लेके और अब तक, अब जब लड़ाई हुई है 8 महीने में, उन्होंने अपना पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो लड़ाई करने का स्ट्रक्चर है, उसको डिसेंट्रलाइज़ कर लिया। कि मतलब अगर ऊपर की टॉप लीडरशिप चली भी जाती है, लड़ाई जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी और हम उसका सबूत देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, जो रिस्पॉन्स था ईरान का वो एकदम फ़ौरन आया। ये अगर लीडरशिप चली जाती तो रुकना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप लड़ाई शुरू करते हैं, आपको दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो इज़राइल को तो मालूम है, पर अमेरिका और बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप और जैसे वो पीट हेग्सेट है, इन लोगों को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि आज ये बदकिस्मती है अमेरिका की कि उसके पास आज एक ऐसी लीडरशिप है। ये नहीं है कि वो पहले लड़ाइयाँ जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आज मामला बड़ा नाजुक है। नाजुक इसलिए है क्योंकि ये वो लड़ाई है जैसे मैंने आपको बताया, इसके फैसले से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को एनर्जी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। तो ये एक अलग चीज़ है ये वाली लड़ाई। तो उनकी वो बात समझ में नहीं आई है बिल्कुल। दिक्कत ये है। अब इस लड़ाई को एक दूसरी पृष्ठभूमि में भी हम रखकर अगर देखें, जो अतीत रहा है अमेरिका का। इज़राइल तो एक फैक्टर है और उसको हम समझना चाहते हैं, लेकिन खुद अमेरिका का 20वीं शताब्दी को ही अगर हम देख लें, तो अमेरिका का अतीत एक के बाद एक युद्ध थोपने का अतीत रहा है। आपने उसका हवाला भी दिया और आपने कहा वो जीते हैं या नहीं जीते हैं। तो ये जो अमेरिका की आदत है, जिसमें वो रेजीम चेंज करना चाहता है हर जगह। ईरान में भी उसने 50s में यह काम किया और दूसरी जगह भी काम किया। इस पृष्ठभूमि को भी आप थोड़ा स्पष्ट करें कि यह कोई अपवाद नहीं है जो वो ईरान के साथ कर रहा है। इसका एक पूरे एक बैकग्राउंड है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का और इंटीग्रल पार्ट है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का वॉर। देखिए, अमेरिका वो मुल्क है जो कोल्ड वॉर जीता है। अब ये बात अमेरिकन्स नहीं समझने की कोशिश करते कि वो कोल्ड वॉर लड़ाई करके नहीं जीता है। सोवियत यूनियन जो है बैटलफील्ड में नहीं हारा है। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तब वो कोल्ड वॉर जीते हैं। तो उनके अंदर ही बहुत सारी कमियां पेशियां थी, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया और मिखेल गोर्बचोव जब जनरल सेक्रेटरी बने, उनके आने से वो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जल्दी हो गया। हो तो वो रहा ही था, पर वो जल्दी काम हो गया।
तो अगर ये अमेरिकन्स की जो सोच है कि हमने कोल्ड वॉर जीत ली है, तो अब जो है दुनिया में हम सोल सुपर पावर है। देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, पूरे इतिहास में, कि एक कंट्री पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रही है यूनिपोलर वर्ल्ड में। ये पहले कभी नहीं हुआ। 1991 से लेके और मैं मानता हूं 2013 तक वर्ल्ड यूनिपोलर रही है, जहां एक ही मुल्क का राज रहा है। तो उसमें एरोगेंस है, एक तो एरोगेंस है, और दूसरा क्या है, जो हमने नेटो बनाया है उनकी सोच है कि हम नेटो को ख़त्म नहीं करेंगे और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो तब ये सोच आई कि देखिए, ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है। मतलब एक इतिहास खत्म हो गया है, और अब जो एंड, अगर हिस्ट्री खत्म हो गई है, तो अब सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका दुनिया को चलाएगा। तो इसका मतलब है जो अमेरिका की वैल्यूज हैं और अमेरिका की जो सोच है, अगर वो पूरी दुनिया में आ गई तो बेहतर रहेगा, उसको चलाना आसान हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो द अमेरिकन स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आइडियोलॉजी, और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था, जो वो मानने को तैयार नहीं है। तो आज अमेरिका वो शक्ति है जिसके पास आज भी करीबन 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। उनका इतना ज़्यादा डिफेंस बजट है कि आगे की 10 आज कंट्रीज को मिला लीजिए, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, तो उसके बराबर आता है। तो अगर उसको इस्तेमाल भी करना है उनको, और ये सोच भी अपनी जो है आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करना है कि सब मुल्कों को हमारी तरीके से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमारी तरह सोचना चाहिए, तो उनको कोई लेना देना नहीं है किसी के कल्चर से, किसी के कुछ से, सिविलाइजेशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्होंने बहुत बुरी मुंह की खाई है चाइना के साथ, क्योंकि ये इनकी अजम्पशन थी ये कि हम चाइना की मदद करेंगे, हम इसको WTO में ले आएंगे, जो वो लाए आज चाइना को, तो चाइना जो है वो भी तरक्की करेगा। फिर चाइनीज लोग भी कहेंगे हमें ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, अब हम भी जो है अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं। जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी बात कि चाइनीज 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है, जबकि अमेरिका जो है इट इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो बात बिल्कुल साफ होती है कि आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि उसमें कुछ खास बातें होंगी। उसमें खास बातों में एक खास बात है जिसमें कि दोनों जो बड़ी शक्तियां हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, वो बिल्कुल अग्री करती हैं और कायम रहेंगी, चाइना और रशिया। और वो ये है कि देयर विल बी नो एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ये एक बात है। तो ये आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करना इसीलिए ये भी हुआ कि ईरान की आज क्या काबिलियत है, ईरान 20 साल से क्या कर रहा है। ईरान जो है उसने लड़ाई लड़ी थी 8 साल, 80 से लेके 88 तक। तो उसके बाद डिस्पाइट द सैंक्शंस, आपने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर, पर दो चीज़ें आप बिल्कुल भूल गए। एक कि ईरानी जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। जब पहला उनका आया था खमेनी 79 में, तो एक बात तय कर ली गई थी कि जो सब लोग हैं उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और एजुकेशन पे जो है वो फोकस होना चाहिए। तो वहाँ एजुकेशन बढ़ी, सोच बढ़ी, समझदारी बढ़ी, और साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि हमारी दुश्मनी अब तो अमेरिका के साथ ही है, हमारा दुश्मन अमेरिका ही है। जो बात चाइनीज को भी समझ में आ गई थी। तो अमेरिका की कैपेबिलिटीज वो ध्यान से देखते थे, और सैंक्शन होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से तैयारी करें एक ऐसी लड़ाई की जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, कि हम आमने सामने तो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते हैं, पर हमें वो लड़ाई चले चाहिए जिसमें हम शिकस्त भी कर दें आमने सामने आए बिना। तो ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी 89 से चल रही है, जो आज हम देख रहे हैं, जिसके लिए वो तैयार है। वो आज लैंड ऑपरेशन के लिए भी अगर अमेरिका करता है उसके लिए भी तैयार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका के पास ताकत है, पर जो लड़ाई वो दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट जो वॉर होती है, ये 20वीं सदी की लड़ाई है।
जो ईरान लड़ रहा है मदद से चाइना की, वो 21वीं सदी की लड़ाई है। वो एक अलग लड़ाई है, एसिमेट्रिकल वॉर है। तो ये अमेरिकन्स की समझ में नहीं आ रही है बात आज भी, क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं है। अमेरिकन्स इतने एरोगेंट है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जो उनकी बात है, इसीलिए अमेरिका की कभी भी इक्वल पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हम जीते वर्ल्ड वॉर, जो उन्होंने जीती। अगर उन्होंने नहीं जीती होती वर्ल्ड वॉर, तो 1944 में ब्रेटन वुड कैसे बनते, रिफॉर्म्स होते, वो भी इन्होंने कराए। सही बात है, बिल्कुल। वो एक छोटा सी जगह है हैम्पशायर इंग्लैंड में, वहां पर ये ब्रेटन वुड जगह है, वहां पर हुई थी कॉन्फ्रेंस, और ये ये वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, सब जानते हैं। तो ये अमेरिका है। फिर अमेरिका ने अपने डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया दुनिया की। तो जीता हुआ मुल्क है, पर नहीं समझ पा रहा है कि एक सिविलाइजेशन अलग चीज होती है। अब जो आदमी सिविलाइजेशन से आया होता है, उसने एक सिविलाइजेशन की विजडम को इकट्ठा करके एक अलग सोच बनाई होती है। तो ठीक है, वो नहीं आपसे लड़ पाएगा, नहीं आप शिकस्त हो पाएगी, पर वो तरीके ढूंढ लेगा किस तरह आपको शिकस्त करे। और वही देख रहे हैं हम आज, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वो यही है, और कुछ नहीं है। इसे हम थोड़ा और समझ लें। आपने एसिमेट्रिकल वॉर की बात की, और जो बाकी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं और वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया है एसिमेट्रिकल वॉर का, जिसमें अमेरिका को खींच रहा है ईरान, और अमेरिका उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। ये जेफरी सैक्स कह रहे हैं, बाकी तमाम लोग भी कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकता। बल्कि आप भी इस बात को पहले दिन से कह रहे थे, और वे लोग भी कह रहे थे कि अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, उसे इस बात को मान लेना चाहिए। तो आप हमें ये समझाइए कि ये जिसे आप एसिमेट्रिकल कह रहे हैं वो क्या है। आपने पिछली बार भी जब हम चर्चा कर रहे थे भारत और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भी आपने इस तरफ इशारा किया था। तो ये है क्या, ये कौन सी रणनीति है, इसे आप हमें समझाइए ज़रा। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप पहले ये देखते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है। तो उनका सबसे नज़दीकी दुश्मन जो है वो इज़राइल है, और इज़राइल जो है वो 1000 किलोमीटर दूर है। तो 1000 किलोमीटर पे अगर आप उनके साथ एयर वॉर करेंगे, तो आप उसमें हार जाएंगे। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फाइटर्स के अंदर अमेरिका नंबर वन है, इज़राइल नंबर वन है, क्योंकि वो अमेरिका से ले रहा है। पर फाइटर्स में एक कमी होती है, जो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि उसने 1000 किलोमीटर जाना है, बॉम्ब छोड़ना है, फिर 1000 किलोमीटर वापस भी आना है, उसको रिफ्यूएल चाहिए होते हैं। तो इन्होंने उसका जवाब निकाला कि इसका जवाब ये है कि हम सस्ता काम करें, मिसाइल्स बना लें। ना तो मिसाइल्स को रोकना आसान है, अलग अलग टाइप की मिसाइल बना लेते हैं। फिर दूसरा उन्होंने क्या तरीका निकाला कि अब मिसाइल्स भी थोड़ी महंगी है। अब जो ये आसपास की जीसीसी कंट्री हैं जहां अमेरिका की बेसिस है, यहां पर हम ड्रोन चला देते हैं। अच्छा, अब ये दिक्कत हुई कि ये जो मिसाइल और ड्रोन है, जो अगर 1000 किलोमीटर जारी है, तो ये भी तो इंश्योर करना है कि वो वहां पे जाके अगर कोई जगह पे उसने हिट करना है तो वहीं करे। 1000 किलोमीटर पे तो प्रिसिशन चाहिए। उसके लिए चाइना ने मदद करी। चाइना की जो आज जिसे हम कहते हैं बेदू कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट, वो जीपीएस से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जीपीएस बहुत पुराना है। बेदू जो है वो उससे बड़ा है और ज़्यादा एडवांस है। तो वो चाइनीज़ ने मदद करी, तो उसमें स्पेस भी आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है, नीचे से जैमिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जो इजराइल और अमेरिका के पास है। तो वो जैमिंग कैपेबिलिटी बेदू जो है, वो इतनी तेज तरीके से सिग्नल देता है कि वो जो ग्राउंड के जैमर्स होते हैं वो कामयाब नहीं होते। तो जो मिसाइल और ड्रोन है जो 1000 किलोमीटर भी जा रहा है, ना तो वो उसको रोक पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एक मिसाइल रोकनी है तो 5 इंटरसेप्टर चाहिए। मिसाइल सस्ती है, आपके इंटरसेप्टर महंगे हैं, वो खत्म हो गए, वो आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो भी काम हो गया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में उन्होंने क्या किया है, अंडर सी चले गए। अब उन्होंने पूरे पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और गल्फ ऑफ ओमान में अंडर सी टनल बना दिए हैं, वहाँ माइंस लगा दी है, और वहाँ उन माइंस के अंदर
उन्होंने छोटी-छोटी सबमरीन, जिसे मिडजेट सबमरीन्स कहते हैं, जो वहाँ पे उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होती और ना दूसरा जो आता है, मतलब आपका जो दुश्मन है, उसका जो सोनार सिस्टम होता है साउंड का, वो पकड़ नहीं पाता। वो इतनी छोटी होती है सबमरीन। तो उससे जो है आप मिसाइल छोड़ सकते हैं, टॉर्पीडो छोड़ सकते हैं। तो क्या हुआ, अब तक हमने क्या बात करी, तो क्या हो गया एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में? एक बात तो ये हो गई कि आपने सोच समझ के एक सस्ता ऑप्शन लिया, एक ऐसा ऑप्शन लिया जिसमें आप चीज़ों को ऑन स्केल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, पैसे की भी तो बात होती है ना। अमेरिका कितना भी अमीर हो, पर उसको वो इंटरसेप्टर जो है अनलिमिटेड नहीं बना सकता, पर ईरान बना सकता है। स्केल जितने मर्जी अलग अलग टाइप के ड्रोन बनाते रहो बैठे हुए, उनको वहां एक्यूरेट पहुंचना चाहिए। उसके लिए होती है जो ये ताकतें जिसको हम बोलते हैं स्पेस कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, वो चाइना ने दे दी। फिर आप अंडर सी चले गए। तो ये सब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होती है कि जो वॉरफेयर 20 सेंचुरी की होती थी, जहां पे टैंक आ रहा है। अभी क्या हुआ, इनके जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एक तो अब्राहम लिंकन था, उस पे अटैक हुआ है, वो खराब होके वापस चला गया। दूसरा उनका जेराल्ड फोर्ड है, वहां पे आग लग गई है। तो अब ऑलरेडी बात हो रही है कि आग नहीं लगी है, यहाँ पर भी अटैक हुआ है, वो भी वापस चला गया। अब आप मुझे बताइए, ना तो ईरान के पास कोई है एयरक्राफ्ट कैरियर, ना वो अफोर्ड कर सकता है, ना वो टेक्नोलॉजी है, पर उसके पास तरीका है उसको हराने का, भेज दिए दोनों वापस। सो ये सब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होती है, इसलिए आपको समझना पड़ता है सबसे पहले कि लड़ाई क्या है, अगला क्या कैसी लड़ाई लड़ेगा, तो आप उसको फिर एसिमेट्रिकल तरीके से उसको तोड़िएगा। तो ये उन्होंने किया, और फिर देखिए उन्होंने पूरी की पूरी, ये सालों साल पूरे उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं। पहाड़ी एरिया है, वहां पर पहाड़ है, फॉरेस्ट है। इराक की तरह तो है नहीं कि खुला मैदान है ईरान, इराक से बहुत बड़ा है, और वहाँ वो है माउंटेन्स है, वहां पर उन्होंने गुफे और अंदर सुरंग बना रखी है। अब वो ऊपर से अपने बम फेंक रहे हैं, 2000-5000 पाउंड के, वो नीचे तक जा ही नहीं रहे। ये होता है सब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर बनाना। अभी आपने एसिमेट्रिकल वॉर के बारे में जिस तरह से बताया, ईरान के बारे में, अमेरिका इसराइल के बारे में करीब करीब सभी लोगों को पता है कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास किस तरह के सबमरीन हैं, किस तरह के जहाज हैं, किस तरह के बॉम्ब हैं। क्या ईरान के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें लोगों के पास हैं कि ईरान की अपनी ताकत क्या है? कि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसकी दो वजह हैं। एक कि एक तरफ आप लोगों जैसे एक्सपर्ट के माध्यम से ये सुना कि फिफ्थ जनरेशन वॉर का समय आ गया है, या उससे भी एडवांस के समय में चल रहे हैं। वैसे समय में ईरान बहुत ही लो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके जो कि रडार में पकड़ में नहीं आ रही है, और वो उसकी स्पीड भी कम है और उसकी हाइट भी, वो काफ़ी नीचे उड़ता है, वो जाकर हिट कर दे रहा है। एक तो, और दूसरा कि अभी उसने 2 दिन पहले जिस तरह के क्लस्टर बम से थोड़े अलग किस्म के, जो गिरने से पहले 4 टुकड़ों में डिवाइड होकर अपने टारगेट्स को रीडिफाइन करती है और जाकर हिट करती है। तो ये दोनों चीज़ें, जहाँ की एकदम लो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, और ऊपर से उसके पहले उसने सोनिक और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल किया, और अभी 2 दिन पहले उसने जिस तरीके से जो रीडिफाइन करने वाले जो बम्स को इसने इस्तेमाल किया ना, तो इसको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ईरान इस तरह की कैपेबिलिटी में खड़ा कहाँ है, चाहे वो मदद किसी की भी हो। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे बोला ना, ये लो टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है, एसिमेट्रिकल है। लो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि अब जैसे थोड़े से और अगर मैं डिटेल में जाऊं, तो जो मिसाइल्स होती हैं, वो सारी जो मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल जिसको हम बोलते हैं, तो ग्राउंड से लेके और 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक चलती हैं। अगर 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आगे स्पेस शुरू हो जाता है, तो 20 से लेके और 100 किलोमीटर की जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं नियर स्पेस, और वहां पर अभी तक लड़ाई नहीं होती थी। उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। वो आज दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज, वो रशिया और चाइना है, अमेरिका नहीं है। और रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं।
तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर वो टेक्नोलॉजी है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि आपके पास जो टॉमहॉक्स हैं, हमारे पास ऐसी चीज है जिसको वो एडवांस मिसाइल बोल रहे हैं, जिसको वो बोल रहे हैं कि जब ये होली मंथ और रमजान खत्म होगा उसके बाद हम ऑफेंस शुरू करेंगे, तो वो ये मिसाइल्स आएंगी। वो मिसाइल जिसमें उनकी चाइना और रशिया ने मदद करी है, जो बहुत आसान है। रशिया जो है उसके जहाज आते हैं कैस्पियन सी से, सीधा ईरान पहुंचेंगे, तो हम्म। वो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ, नंबर वन कंट्री है। जी जी जी। जी नहीं, जी। देखिए, एक सवाल जो ज़्यादातर जगहों पर पूछे नहीं जा रहे हैं, मगर मुझे पता नहीं कि ये कितना रेलिवेंट होगा, मगर हमेशा आप जैसे एक्सपर्ट ने इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि वॉर का एक मकसद होता है। उसमें परसेप्शन भी इम्पोर्टेंट है ना, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है ना, मगर उससे बड़ी बात है कि मकसद। तो हम हमेशा अमेरिका इसराइल के एग्रेशन की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को का साथ लेते हुए ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर क्या इसको किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसमें जो फायदा है ना, जिसके फायदे वाला जो मकसद जिसको कहा जा सकता है, उसमें रसिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल सबके कोई ना कोई फायदे हैं, जिसके जिसके मोहरे ये तमाम कंट्री, चाहे यूक्रेन हो या ईरान हो या कोई और कंट्री हो, वो बनता चला जाता है। देखिए, जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, उसका मकसद आप भी जानते हैं, वो तो बात हो गई। जहाँ तक अमेरिका का है, उसमें सिर्फ दिमाग में एरोगेंस है और कोई मकसद नहीं है कि मेरे को बस जो है जो मिल जाए मुल्क, कभी यहाँ से प्रेसिडेंट उठा लेंगे, कभी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए ये एक कारण है कि आज जो है उस देश का वो गिर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि जो उसकी मिलिट्री पावर है वो अभी नई वॉर के लिए है नहीं ठीक। अब बात आई ईरान की कि ईरान के पीछे चाइना और रशिया क्यों खड़े हैं। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, और ग्लोबल साउथ में चाइना और रशिया भी शामिल है, और उसमें ईरान भी शामिल है। ईरान जो है वो फुल मेंबर है ब्रिक्स का, ईरान है फुल मेंबर एससीओ का। तो अगर ईरान जीतता है, जो जीतेगा, तो क्या इसका मतलब हुआ कि ईरान तो डोमिनेंट पावर बन जाएगा वेस्ट एशिया में। पर जो इन्फ्लुएंस है चाइना और रशिया का, अमेरिका का कम होगा, उनका बढ़ जाएगा, और फिर जो है जो ग्लोबल साउथ है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नई सोच के साथ आएगा। वो एक अलग सोच है। जैसे मैंने आपको एक उसकी एग्जांपल दी है कि नो एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी, ये एक बात है। इसमें और भी कई 5-6 बातें हैं कि एवरीथिंग शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इट शुड नॉट बी अ वर्ल्ड जहां पे रूल सिर्फ अमेरिका बना रहा है, खुद बनाता है, खुद तोड़ता रहता है, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे करके तो ये मकसद है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं आज वेस्ट एशिया में, जिसकी यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई भी बात नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, वो यही है कि यहाँ पे ये बेसिकली बरियल हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, अमेरिका की शिकस्त से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना। इसीलिए चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान ने बताया है कि उसके पास लड़ाई करने की ताकत है, विल टू फाइट है, और ईरान ने बताया है कि उसकी एक सिविलाइजेशन है। विल टू फाइट सिविलाइजेशन से आती है, ये ऐसे नहीं आती कि जो आपकी सिविलाइजेशन है आप उसको नाकारा करते रहो। आप ये कह दो कि नहीं साहब, मेरी सिविलाइजेशन तो सिर्फ वैदिक एज ही है और कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ था ही नहीं। तो ये सिविलाइजेशन नहीं होती है। ये वो मुल्क है जिनमें एक कॉन्टिन्यूटी है, जो मानते हैं कि हमने हर सिविलाइजेशन से या अपनी एक सिविलाइजेशन से जो विजडम आई है उसको हमने इम्बाइब किया है, उससे सीखा है, उससे लड़ाई भी सीखी है, सोच भी सीखी है। सो यू सी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लड़ाई करो, पहला असूल लड़ाई का होता है नो योर एनिमी। उसका मतलब ये होता है कि उसकी मिलिट्री काबिलियत के अलावा उसमें लड़ाई करने का जज्बा क्या है, उसकी सोच क्या है, आप पहले वो समझ लीजिए।
नहीं तो आप लड़ाई हार जाएंगे, सीधी बात है। अब अगर हम अ, अपने मुल्क की तरफ आ जाएं जी। के बातचीत के इस तकरीबन आखिरी दौर में, तो उसके पहले एक और स्पष्ट था कि ईरान अपने आसपास के मुल्कों पर मिसाइल दाग रहा है। तो लोग कह रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, वो मुल्क भी कह रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, भाई आप हम पर क्यों मिसाइल दाग रहे हैं, ये आपका उनका झगड़ा है और आप हम पर मिसाइल दाग रहे हैं। भारत ने भी जो सबसे पहले अपना बयान दिया वो इसके खिलाफ था कि ये हमला नहीं होना चाहिए। भारत ने ईरान पर हमले के खिलाफ बयान नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने और बाकी लोगों ने फ़ोन किया इन देशों को कि ये हमला बुरा है। तो और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जब इन दोनों का झगड़ा है तो आप तीसरे को क्यों मार रहे हैं। तो एक तो यह स्पष्ट करना कि ये जो देश हैं अरब देश, इन ये इस युद्ध में किस प्रकार शामिल हैं, नंबर एक ये। और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अ, भारतवर्ष की जो भूमिका इसमें है वह, उस भूमिका को हम कैसे समझें। आज भारत के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि भारत दलाल नहीं है, और हम इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो मध्यस्थता करेगा। अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है और इसको लेकर भारत चिढ़ गया है और उसने कहा कि पाकिस्तान दलाल है लेकिन हम दलाल नहीं हैं। तो मध्यस्थता और दलाली, इसमें क्या फ़र्क होता है यह भी। लेकिन हम क्रमवार अगर शुरू करें कि ये जो बाकी मुल्क हैं, फिर भारत की जो प्रतिक्रिया है, उसको कैसे हम समझें। देखिए, जो ये बाकी जीसीसी के मुल्क हैं, ये जो हम बात करते हैं ना, 70,000 आज फौज है अमेरिका की वेस्ट एशिया में, करीबन 50-55,000 तो यहीं पर ही है, इनकी बेसिस में है। मिसाल के तौर पे जो कतर है, कतर छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर उनका जो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, मतलब 10,000 अमेरिकी सैनिक वहाँ बैठे हैं। फिर हम देखते हैं इसको, बहरीन को। बहरीन जो है वहाँ पर उनकी जो 5th फ्लीट है, वो नावी बेड़ा है, उसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि वहीं से तो वो दाग रहे हैं। तो जो ईरान बोल रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीसीसी कंट्रीज के साथ, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आपके सॉइल पर हैं और वहां से हमें दागा जा रहा है, तो हम रिटेलिएट वहीं करेंगे। सारी बात यहाँ से शुरू हुई, जो बहुत लॉजिकल है, रीजनेबल है। आप इनको यहाँ से हटा दीजिए, अगर यहाँ नहीं होते तो हम क्यों दागते आपको। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए, हिंदुस्तान बिल्कुल जड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, और उसमें अगर किसी को कोई भी शक था तो वो 25 फरवरी को क्लियर हो गया था, जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे। 25 फरवरी वो वक्त था जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुत सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इकट्ठी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री का जाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अगर आप चले गए, इसका मतलब ये होता है कि आप लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं, आपने अपनी साइड चुन ली है, दिखा दी है। तो अगर आपने साइड चुन ली है, तो आप मीडिएशन कैसे कर लेंगे, आप ये बता दीजिए। आप न्यूट्रल तो है ही नहीं। अब जहां तक सवाल है ये दलाली का, ये मेरे ख्याल में नहीं, जो सच बात है, ये जयशंकर की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है कि वो कबूल नहीं करने को तैयार है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो वो गाइड करता है, वो एकदम गलत यहाँ पर साबित हो गई है। देखिए, ऐसा होता है, बात दलाली, देखिए, ये अब टॉक्स हो कि ना हो, यहाँ पर वो दूसरी बात है, उसको हटाइए। मेन बात ये होता है कि मीडिएशन किस जगह पर होता है। वो उसी जगह पर होता है, उसी कंट्री में होता है जहाँ पर कि सारी पार्टीज को लगता है कि ये जो है न्यूट्रल पार्टी है, ये ना इसके साथ है ना उसके साथ है। तो पाकिस्तान को आज जो तीनों मुल्क है, बड़े बड़े देश में, मुल्क में, सॉरी, इन द वर्ल्ड, 3 ग्रेट पास, चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों का रिश्ता जो है अमेरिका, ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। हमारा है ही नहीं। चीन के साथ हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है, और रशिया के साथ हमारा ऐसे ही है, डिंग डोंग टाइप का। और हम अमेरिका के बीच में बैठे हुए हैं, और अमेरिका हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, अमेरिका किसी को बराबरी समझता ही नहीं है। तो ये वैसल स्टेट ही तो हुए। तो ये दलाली जो है, इसमें तो आप अलग प्रोग्राम करिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ करने का एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है।
और जो ऑल पार्टी के वहाँ लोग थे, अब उनको नहीं मालूम है कि सवाल क्या पूछने हैं, तो वो नहीं पूछ पाए। अब वो दलाली का क्या मतलब है? दलाली, व्हाट डज दलाली मीन इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? इट बेसिकली मीन्स मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है देयर इज ट्रस्ट, ऑल द पार्टीज हैव ट्रस्ट इन यू, दैट इज व्हाई दे कम देयर। सीधी सी बात है। तो ये दलाली, इतनी क्रैश लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिर आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल डिप्लोमेट था, तो मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना, आप पर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर? कोई मतलब नहीं है, इसमें तो टिप्पणी करने लायक भी नहीं है ये कि बात। युद्ध युद्ध की हालत में ये जी। कहा जाता है कि आपका चरित्र स्पष्ट होता है, हाँ। कि युद्ध में आपका चरित्र स्पष्ट होता है। तो भारत पारंपरिक रूप से जो इस तरह के युद्ध रहे हैं, उनमें भारत उभर कर आया है एक ऐसी आवाज के रूप में जिसको दुनिया सुनती रही है। तो इस समय भारत का किस प्रकार का चरित्र उभर कर आ रहा है? वो हम दिख रहा किस है ना तरह ये, के मुल्क दिखलाई पड़ रहे हैं? वो देख लीजिए ना, सब दुनिया देख रही है। आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री गए थे 2023 में रशिया, और वहां पे ये बता के आए पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को, कि दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। अरे भाई, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। वो इसलिए क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरे क्या जन्म हो रहा है। तो जो पहले के रूल्स थे वो अब कोई मान नहीं रहा है। सो हर इंसान की जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है वो उसको बयान कर रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। यही तो है, दिस इज द एरर ऑफ वॉर। वो पुतिन भी हंस रहे होंगे, पर ये हमने सोच बना ली है सरकार के अंदर कि दिस इज नॉट द एरर ऑफ वॉर। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दागे मिसाइल और फिर कह दिया हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये एक नैरेटिव होता है जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान मीडिया करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी मेनलैंड मीडिया के जो एंकर और एडिटर जो भी बने पड़े हैं, वो निहायत बेवकूफ़ हैं। उनको अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, वो पंपुअस है, एरोगेंट है, और आइडियोलॉजिकली भी इंक्लाइंड है, बहुत सारे जुड़े मिले हुए हैं। तो ये दिक्कत है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। मैं जब सड़क पर लोगों से मिलता हूँ, यहाँ तक कि अपने कई विद्यार्थियों से भी मिलता हूँ, तो उनका ये ख्याल है कि हमारी ताकत दुनिया में बहुत बढ़ गई है। अब हमारी बहुत पूछ होने लगी है, सारे लोग हमें पूछते हैं, और इस समय वो खासे कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है और ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। अब देखिए, जब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अभी जयशंकर ने कितने सालों साल बोला कि हम विश्वामित्र हो गए। अब वो कहाँ है विश्वामित्री, आप दिखाइए हमें। वही आपको कौन है जो आपको, वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं हम वहां पे जाके करेंगे वेन्यू। तो कहने का मतलब ये, आप ठीक कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर। आई एग्री विद यू। लेकिन चलते चलते मेरा आप दोनों से एक सवाल ये है कि जी चूंकि जी। बात मध्यस्थता की हो रही थी, कि जी जी। क्या इस वक्त में पूरा विश्व एक नेतृत्व विहीन सा महसूस होता है, जहाँ की कोई व्यक्ति आगे बढ़कर आने वाला, चाहे गांधी या नेल्सन मंडेला को अगर याद किया जाए, जो जिसकी बात कोई सुने या किसी के बीच कोई मध्यस्थता कराने की या करने की कोई क्षमता रखता हो, तो पूरा विश्व लगता है एक नेतृत्व विहीन सा बन गया है क्या? देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जो कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वहाँ पे सब काम चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी है। जो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया चाइना, वो दूसरे कंट्रीज के उसमें दखल नहीं दे रही हैं। ये जो आप प्रॉब्लम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको हम समझते हैं, जो कि ईयू कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो सब टूट रहा है। ये टूटेगा तभी तो नया इजाद होगा, और वो इजाद होने की जो जगह है वो वेस्ट एशिया तय हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, वो यहाँ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि हमारी सोच है, हमारे चश्मा जो है वो हमेशा यही रहता है कि साहब वो जर्मनी में क्या हो रहा है, और यूरोप में क्या हो रहा है, और फ्रांस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो हम उसी से हम रहे हैं, उसके साथ हमारा ताल्लुक। हम ये नहीं देख रहे कि ब्राज़ील में क्या हो रहा है, वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, ठीक-ठाक बैठे हैं, काम चल रहा है वहाँ पे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, वहाँ तरक्की हो रही है बहुत सारी। आज की डेट में जो 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, उसमें 6 अफ्रीका की हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो रहा है सब कुछ हर जगह। तो पूरा सिर्फ दिक्कत इस बात से है जी। सहमत हूँ। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी निगाहें
एक तो अमेरिका और दूसरे यूरोप की तरफ हैं। जी, जी। और इस वजह से हम पूरी दुनिया को देख भी नहीं पा रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, या अफ्रीका में क्या हो रहा है, जी, या पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। हम इसको जी, देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं, और कोई हमें समझाने वाला है भी नहीं कि ठीक। पूरी दुनिया सिर्फ यूरोप और अमेरिका नहीं है। और कुछ हमारी पुरानी हीन भावना है जिसके चलते हम गोरों के साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो ट्रम्प से लोगों ने ध्यान दिलाया है कि जो भी गोरा नेता होता है उसके साथ वो लपक कर गले मिलना चाहते हैं, लेकिन बाकी के प्रति उनकी दूरी दिखलाई पड़ती है। तो ये हमारी पुरानी हीन भावना भी है जो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नस्ली श्रेष्ठता की भावना और हीनता की भावना से जोड़ के देखता हूँ कि जी, जी, गौरांग बिल्कुल ठीक। प्रभु हमेशा बड़ा होता है। और दूसरे ये कि ये तो स्पष्ट हो गया है जो आपने कहा कि यूरोपीय देशों ने, पश्चिमी देशों ने बार बार ये प्रकट किया है कि अब उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता है ही नहीं, नहीं। क्योंकि इसी युद्ध में या इसके पहले के युद्ध में यूरोप के देश जैसे अमेरिका के दास देश हो गए हैं। तो यह बात बहुत स्पष्ट है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि धुरी खिसक रही है और हमें उसको समझने की ज़रूरत है और अपने पुरानी आदतों से भी निकलने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, और जो बात रह गई है हम उस पर आगे बात करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक और श्रोता इस बातचीत को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम इस वक्त इतिहास के किस बिंदु पर खड़े हैं और हमें किस तरह का फैसला करना चाहिए जो एक नैतिक फैसला हो, जो न्याय संगत फैसला हो, और हम अपनी पुरानी आदतों से भी बाहर निकलने की कोशिश करें। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया प्रवीण जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।